and welcome to the 34th lecture of our Gauss theorem discussion, electrostatic discussion. And now in this lecture, we'll begin from the part where we left in the last lecture. लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने गॉस थ्योरम क्या होता है ये पढ़ लिया था और उसी का एग्जाम्पल से समझ रहे थे कि गॉस थ्योरम को अप्लाई कैसे करना है. आज कुछ और एग्जाम्पल से आगे बढ़ते हैं. सो इन द लास्ट लेक्चर वी डिस्कस्ड गॉस थ्योरम. व्हाट इज गॉस थ्योरम? टोटल नेट फ्लक्स थ्रू अ गॉसियन सरफेस इज इक्वल्स टू Q enclosed by एप्सिलॉन नॉट. किसी भी गॉसियन सरफेस से टोटल नेट फ्लक्स कितने के बराबर होता है? Q enclosed by epsilon naught, and this is known as Gauss theorem. Okay. Now let's solve a question which was asked in JEE Mains. JEE Mains में एक सवाल आया था. इस सवाल को करते हैं. क्वेश्चन ये था कि एक गॉसियन सरफेस है. You have a Gaussian surface, and इस गॉसियन सरफेस से phi1 फ्लक्स आउट हो रहा है. The total flux coming out of this Gaussian surface is phi1. So phi1 is outgoing flux and phi2 is incoming flux. इसमें कितना फ्लक्स इन कर रहा है? So phi2 है. phi2 is the incoming flux. So the question was find Q enclosed. Find Q enclosed. इसके अंदर कितना चार्ज है ये निकालना है. बहुत आसान सा है. आप चाहो तो एक बार वीडियो पॉज कर लो, खुद से इसको ट्राई करो, फिर आगे देखना. राइट? तो इसको सॉल्व करते हैं. अगर मैं पूछूं कि नेट फ्लक्स कितना होगा, तो नेट फ्लक्स लिखने पिछले क्लास में सीखे थे. आउटगोइंग फ्लक्स को पॉजिटिव लिखते हैं तो phi1 माइनस phi2. इनकमिंग फ्लक्स को नेगेटिव लिखते हैं. ये हो गया नेट फ्लक्स. और नेट फ्लक्स कितने के बराबर होता है? Q enclosed by epsilon naught. Therefore Q enclosed कितना हो जाएगा? phi1 माइनस phi2 इंटू एप्सिलॉन नॉट. ये कितना सिंपल सा सवाल पूछा गया था. बहुत आसान सा. एक सवाल और करते हैं और उसको समझने का प्रयास करते हैं. क्वेश्चन ये है कि ये एक प्लेन है और इस स्पेस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एक्स डायरेक्शन में है. ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये कांस्टेंट नहीं है, वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड है. और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये वेरी कर रहा है E नॉट इंटू एक्स बाई एल. आई कैप में, आई कैप डायरेक्शन में है, एक्स के साथ वेरी कर रहा है. E नॉट और एल कांस्टेंट है. ठीक. और एक एरिया दिया हुआ है. जिस एरिया कैसे दिया हुआ है वो ध्यान समझिएगा. तो ये हमारा y एक्सिस है, ये x एक्सिस है और ये z एक्सिस है. अब एक क्यूब है जिसका कि एक कॉर्नर ओरिजिन पर है. और वो क्यूब कैसा है? उसका साइड लेंथ l है. वो क्यूब कैसा जा देखिएगा. ये क्यूब कुछ ऐसा है. इस 3D डायग्राम को बहुत अच्छे से समझने का कोशिश कीजिएगा. ये वो 3D डायग्राम है. इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा? तो ये पॉइंट देखिए x एक्सिस पे है. इसका कोऑर्डिनेट होगा L, 0, 0. क्योंकि x एक्सिस पे कोई पॉइंट का सिर्फ x कोऑर्डिनेट होता है, y और z कोऑर्डिनेट 0 होता है. ये जो पॉइंट है, ये जो कॉर्नर है, ये xy प्लेन में है. तो इसका x कोऑर्डिनेट तो L होगा, y भी L होगा, z कोऑर्डिनेट 0 होगा क्योंकि xy प्लेन में है. ये जो पॉइंट है ये स्पेस में है, इसके पास सारा कोऑर्डिनेट होगा L, L, L. ये जो पॉइंट है ये YZ प्लेन में है. कौन से प्लेन में है? YZ प्लेन में. तो इसके पास, सॉरी YZ प्लेन में नहीं, XZ प्लेन में है. तो इसके पास X होगा, Z होगा, Y नहीं होगा. XZ प्लेन में है मतलब X और Z ही होगा, Y नहीं होगा. ये पॉइंट चलिए कहां पे है? ये पॉइंट Y एक्सिस पर, मतलब इसके पास X नहीं होगा, Y होगा, Z नहीं होगा. ये पॉइंट कहाँ है? ओरिजिन, सब कुछ 0 होगा. ये पॉइंट कहाँ है? Z एक्सिस पे. Z एक्सिस पे तो सोचिए क्या होगा? सिर्फ Z होगा, बाकी X और Y नहीं होगा. तो ये होगा 0, 0, L. और ये पॉइंट कहाँ है? YZ प्लेन में, तो इसका X नहीं होगा, तो L. अब ये जो मैंने बताया ना, इनके नाम होते हैं, इन फेसेस के नाम होते हैं.
क्यूब के 6 फेस है ना, इन 6 फेसेस के नाम है, जरा नाम अच्छे समझिएगा। ये जो फेस मैं हैच कर रहा हूं, इस फेस को जरा गौर से देखिए। इस फेस का नाम होगा, इक्वेशन होगा, इस फेस के देखिए सारे पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट एल है, वाई देखिए सब जगह चेंज कर रहा है, जेड भी चेंज कर रहा है, पर देखिए सब पॉइंट का एक्स यहां भी एल है, यहां भी एल है, यहां भी एल है, यहां भी एल है, तो इसका नाम होगा x इज इक्वल्स टू एल। तो क्वेश्चन में आपसे ऐसे ही लिखा रहेगा, देयर इज अ क्यूब बाउंडेड बाय द फेसेस बाय द प्लेन्स x इज इक्वल्स टू एल। जो फेस दिख रहा है साइड, इस फेस को देखिए, इस फेस का इक्वेशन होगा x इज इक्वल्स टू 0। देखिए इसके सारे पॉइंट का x कोऑर्डिनेट 0, तो ये हो गया x इज इक्वल्स टू 0, ये हो गया x इज इक्वल्स टू l। सिमिलरली ये होगा y इज इक्वल्स टू 0, ये हो जाएगा y इज इक्वल्स टू l। सिमिलरली ये वाला होगा z इज इक्वल्स टू 0, और इधर वाला जो आउटसाइड निकला हुआ है वो हो जाएगा z इज इक्वल्स टू l। तो क्वेश्चन में आपको ऐसे दिखा दिया रहेगा कि देयर इज अ गॉसियन सरफेस, ये गॉसियन सरफेस है, और ये जो गॉसियन सरफेस है, जो गॉसियन सरफेस है ये कैसे बना हुआ है, एक क्यूब है जो कि कैसे बना हुआ है, विद द प्लेन्स whose equations are x is equals to l, x is equals to 0, y is equals to 0, y is equals to l, z is equals to 0, z is equals to l. The question is find q enclosed. Find q enclosed. इसके अंदर कितना चार्ज है ये हम लोग को निकालना है। Find q enclosed. तो ये निकालना बहुत आसान है, आराम से निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड x डायरेक्शन में है, ठीक है। ये जो क्यूब है इसको जरा अच्छे से समझिए, इमेजिन कीजिए कि यही वो क्यूब है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड x डायरेक्शन में है। अब इस फेस का एरिया वेक्टर किधर होगा? सरफेस के परपेंडिकुलर अवे फ्रॉम वॉल्यूम, ऊपर होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड तो इधर है। क्या इस फेस से कोई फ्लक्स होगा? नहीं, क्योंकि इसका एरिया वेक्टर ऊपर है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, दोनों के बीच एंगल 90 डिग्री है, तो इस फेस से कोई फ्लक्स नहीं होगा। क्या इस फेस से फ्लक्स होगा? नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, एरिया वेक्टर इधर है। देखिए इस फेस के लिए भी इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल कितना है? 90। सिमिलरली इसके लिए भी, सिमिलरली इसके लिए भी, सिर्फ और सिर्फ इस दोनों फेस से फ्लक्स होगा, मतलब उन्हीं दो फेस से फ्लक्स होगा, इधर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक। तो हम लोग सॉल्यूशन पार्ट पे आ गए। इस फेस पर, इस फेस का एरिया वेक्टर किधर हो जाएगा? इस फेस के परपेंडिकुलर, इधर की तरफ एक्स डायरेक्शन में। ये एरिया कितना लिखेंगे? एल स्क्वायर। ये एरिया, एक फेस का एरिया एल स्क्वायर होता है आई का, ठीक। और इस फेस के सारे पॉइंट पर एक्स का वैल्यू एल है, तो इस फेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर ही है, कितना हो जाएगा? ई नॉट आई का, क्योंकि एक्स का वैल्यू एल यहां रख देंगे तो एल एल कट जाएगा, ई नॉट आई का, राइट। सो इस फेस से फ्लक्स अब निकाल सकते हैं। फ्लक्स, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इस फेस पे कांस्टेंट है, फ्लक्स होता है ई डॉट ए। या चलिए इस फेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड तो इधर ही होगा, कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा? तो इस फेस के लिए x का वैल्यू 0 है, x का वैल्यू 0 रख दीजिए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगा। इस फेस के लिए एरिया वेक्टर इससे दूर होगा, इधर की तरफ, कितना? एल स्क्वायर और माइनस आई का। अब टोटल फ्लक्स देखिए, नेट फ्लक्स। तो इस फेस से फ्लक्स कितना हो गया? E इंटू ए, तो ये हो जाएगा आई डॉट आई, तो 1 होता है, ई नॉट एल स्क्वायर। इससे कितना फ्लक्स होगा? 0 इंटू समथिंग, तो 0 होता है। ये हो गया नेट फ्लक्स। नेट फ्लक्स इज इक्वल्स टू क्या होता है? क्यू इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो क्यू इनक्लोज्ड क्या हो जाएगा? ई नॉट एल स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। ये हम लोग का आंसर है, राइट। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन आपके पैकेज का भी है, HC वर्मा में भी है, सिंगेज में भी है, और NCERT में भी है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा क्वेश्चन बोर्ड में भी पूछा जा सकता है, इसको बहुत अच्छे से समझ लीजिए। और बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन मैं आपको एक और दे रहा हूं, उसको फिर खुद से करने का ट्राई कीजिएगा। फिर इसको देखिए, वीडियो को पॉज कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं, प्लीज नोट इट डाउन। तो एक और क्वेश्चन से डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। इस क्वेश्चन में फिर से हम लोग ये y एक्सिस ले लिए, ये x एक्सिस हो गया, और ये z एक्सिस है। इस बार जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो y डायरेक्शन में ऊपर की तरफ है। इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल्स टू है ई नॉट इंटू ए प्लस बी एक्स, ठीक है।
और फिर से आपको वही प्लेन्स दिए हुए हैं, वही क्यूब जिसका साइड लेंथ L है। ये वो क्यूब है जिसका साइड लेंथ L है, ये लेंथ L है। आपको बताना है फाइंड Q इनक्लोज्ड, इस क्यूब के अंदर कितना चार्ज है। तो फिर से इसको वैसे ही सोचेंगे, आप चाहो तो पहले वीडियो पॉज कर लो, खुद से सॉल्व कर लो, फिर मेरा सॉल्यूशन देखिएगा, नहीं बने तभी, क्योंकि जैसा वो क्वेश्चन था बिल्कुल वैसा ही ये क्वेश्चन है। तो सॉल्यूशन देखते हैं हम लोग। इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड किधर की तरफ है, ऊपर की तरफ, जे क्या, तो किससे किससे फ्लक्स होगा, ये टॉप फेस से, जो टॉप फेस है इसका इक्वेशन क्या होगा, y = L, इस सारे फेस पे y का वैल्यू L रहेगा, और ये बॉटम फेस जो है इससे, इस फेस का इक्वेशन क्या होगा, y = 0। ठीक, और सबसे पहले दोनों फेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड लिख लेते हैं। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऊपर की तरफ है, तो ऊपर की तरफ होगा कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू, इस सारे फेस पे y का वैल्यू L है, y का वैल्यू L रख देंगे, ये होगा E0 A + BL। यहां पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर ही होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन तो क्वेश्चन में दिया रहेगा। यहां पर y का वैल्यू 0 पुट कर देंगे, सॉरी यहां पे गलत लिख दिए थे, E = E0 + A + BY हो गई, y का वैल्यू 0 रख देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, E0 × A, ये तो 0 हो गया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू लिख लिए, तो अब एरिया का डायरेक्शन लिखेंगे। इस फेस के लिए एरिया वेक्टर सरफेस के परपेंडिकुलर ऊपर की तरफ कितना, L² J कैप, और इस फेस के लिए एरिया वेक्टर नीचे की तरफ कितना, L² - J कैप। अब लिखिए नेट फ्लक्स लिखते हैं, नेट फ्लक्स क्या होगा, नेट फ्लक्स यहां से फ्लक्स लिखिए E × A, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये तो जे कैप में ही इलेक्ट्रिक फील्ड है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी जे कैप में है, डॉट प्रोडक्ट 1 हो जाएगा जे का, क्योंकि E0 A + BL × L², और इसका कितना हो जाएगा, -E0 × A × L², और जो नेट फ्लक्स होता है वो कितना होता है, Q enclosed by ε0, इसी को गॉस थ्योरम कहते हैं। तो इसको सॉल्व कर देंगे, E0 A L² यहां भी रहेगा तो वो कट जाएगा, खाली बचा क्या रहेगा, E0 B L³ × ε0, ये चार्ज इनक्लोज हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो दो क्वेश्चन हुआ, इससे हम लोग एक कंक्लूजन पॉइंट लिख रहे हैं, और जो स्टेटमेंट लिखने जा रहे हैं उस स्टेटमेंट को आगे से याद रखना है। वो स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है वो स्टेटमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू करके वो स्टेटमेंट आ जाए। ध्यान सुनिएगा उस स्टेटमेंट को, नोट करके हम एक स्टेटमेंट लिखवा रहे हैं। ये स्टेटमेंट है कि किसी भी रीजन में अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, कैसा इलेक्ट्रिक फील्ड हो, यूनिफॉर्म, किसी भी रीजन में अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है और उस रीजन में एक गॉसियन सरफेस ले लीजिए, कैसा भी ले लें, तो उस गॉसियन सरफेस के अंदर कोई भी चार्ज इनक्लोज्ड नहीं हो सकता। इस बात को प्रूफ करके दिखा रहे हैं हम लोग। सिंपलिसिटी के लिए गॉसियन सरफेस क्यूब ही ले रहे हैं, तो ये हमारा y एक्सिस हो गया, ये x एक्सिस हो गया, ये z एक्सिस हो गया, ये वो क्यूब हो गया। ठीक है, और लेट सपोज इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड x डायरेक्शन में लेकिन यूनिफॉर्म है, तो यहां पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड E0 और यहां पर भी E0, इस फेस का एरिया वेक्टर A इधर, इस फेस का एरिया वेक्टर A इधर, तो इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है ना। तो नेट फ्लक्स कितना होगा, E0 × A, दोनों सेम डायरेक्शन में तो प्लस हो जाएगा E0 A, और ये दोनों अपोजिट में है तो -E0 A। नेट फ्लक्स कितना हो गया, 0। नेट फ्लक्स कितना होता है, Q enclosed by ε0, तो Q enclosed कितना हो जाएगा, 0।
यही पॉइंट याद रखना है कि अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है देन, अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है देन देयर विल बी नो चार्ज इनक्लोज्ड inside a Gaussian surface, inside a Gaussian surface। इसलिए आप देख सकते हो कि मैंने दोनों क्वेश्चन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड लिया वो इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म था। देखिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह चेंज करेगा y के वैल्यू के साथ, इसलिए क्वेश्चन में x के साथ चेंज कर रहा था। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज करेगा तब तो चार्ज इनक्लोज्ड होगा, लेकिन अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म है, तब चार्ज इनक्लोज्ड नहीं होगा। ठीक है, इस पॉइंट को लिखिए, फिर आगे बढ़ते हैं। प्लीज नोट इट डाउन। तो एक और क्वेश्चन के साथ आगे बढ़ते हैं, गॉस थ्योरम को और समझने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन ये है कि ये एक रॉड है और ये रॉड यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है। ये रॉड क्या है? यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है। इसका लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा है और इसका लेंथ एल है। ठीक है, और एक क्यूबिकल गॉसियन सरफेस है। ये एक क्यूबिकल गॉसियन सरफेस है जिस क्यूब का एज लेंथ भी एल है। अब क्योंकि आप इधर से देख रहे हो तो बस आपको एक फेस दिख रहा है, भाई ये क्यूब है, आप इधर से देखोगे तो आपको बस यही फेस दिखेगा। तो यही फेस मैंने यहां बना दिया है, रेक्टेंगल नहीं समझना इसको। ये क्या है? एक क्यूबिकल गॉसियन सरफेस है, क्यूबिकल गॉसियन सरफेस। ठीक है, ये जो रॉड है अभी यहां पे है, t इज टू 0 पे ये सिचुएशन है, और ये रॉड इधर की तरफ मूव करना शुरू करता है कांस्टेंट स्पीड से। v कांस्टेंट से ये रॉड इधर की तरफ मूव करना शुरू करता है। क्वेश्चन इज ड्रॉ द phi t ग्राफ। कौन सा ग्राफ बनाना है? फ्लक्स और टाइम के बीच ग्राफ बनाना है। ठीक, देखिए अभी इस गॉसियन सरफेस से फ्लक्स क्या होगा? 0। अभी इसके अंदर कोई चार्ज नहीं है तो फ्लक्स क्या होगा? 0 होगा। तो phi t ग्राफ बना रहे हैं, फ्लक्स और टाइम के बीच ग्राफ बना रहे हैं। तो अभी फ्लक्स तो 0 होगा, थोड़ा देर बाद इसका कुछ पार्ट अंदर आ जाएगा। कितना पार्ट अंदर आ जाएगा? तो डिस्टेंस क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम। तो थोड़ा देर बाद कितना पार्ट अंदर आ जाएगा? मान लीजिए इतना पार्ट अंदर आ गया तो ये डिस्टेंस कितना होगा? vt। तो ये जो लेंथ अंदर आ गया वो होगा vt। इतने पार्ट पर चार्ज कितना होगा वो निकाल सकते हैं, वही चार्ज इनक्लोज्ड हो गया। कितना चार्ज इतने पार्ट पे होगा? लैम्डा vt। भाई चार्ज क्या होता है? लैम्डा इंटू लेंथ। चार्ज लैम्डा इंटू लेंथ, लैम्डा लीनियर चार्ज डेंसिटी, तो लैम्डा इंटू लेंथ कितना हो गया? vt। तो फ्लक्स कितना होगा? चार्ज इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। देखिए ये जो फ्लक्स है ये टाइम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और प्रोपोर्शनल की कांस्टेंट क्या है? लैम्डा v बाय एप्सिलॉन नॉट, जो कि स्लोप होगा। तो ये ग्राफ कैसा होगा? स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। ये ग्राफ कैसा होगा? स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। कब तक? जब तक ये पूरा का पूरा रॉड यहां ना पहुंच जाए। ये पूरा का पूरा रॉड यहां कब पहुंच जाएगा? तो ये l डिस्टेंस चल लिया। l डिस्टेंस चलने में कितना टाइम लगेगा? l बाई v, है ना। ये अगर एंगल को थीटा कहें तो इसका स्लोप tan थीटा कितने के बराबर हो जाएगा? लैम्डा v बाय एप्सिलॉन नॉट। और ये जो होगा वो मैक्सिमम फ्लक्स होगा। ये मैक्सिमम फ्लक्स होगा। मैक्सिमम फ्लक्स कब होगा? जब ये पूरा का पूरा रॉड इसके अंदर चला जाए, तब चार्ज कितना होगा? लैम्डा l, और बाय एप्सिलॉन नॉट कर देंगे गॉस थ्योरम से, तो फ्लक्स निकल जाएगा। अब जब ये पूरा का पूरा रॉड अंदर चला गया यहां, तब तो फ्लक्स मैक्सिमम हो गया, तब तक तो फ्लक्स बढ़ा। अब जब ये रॉड बाहर निकलना शुरू करेगा तो अब फ्लक्स क्या होगा? घटने लगेगा, और घट के 0 हो जाएगा। भाई पहले ये रॉड पूरा अंदर था तो फ्लक्स पूरा था, फिर जैसे से इधर आ गया तो चार्ज बाहर निकलने लगा तो फ्लक्स घटने लगा। पूरा रॉड कब बाहर निकल जाएगा? और l बाई v टाइम में। तो l बाई v तो ये ऑलरेडी था, और l बाई v, तो ये कितना लिखेंगे? टाइम 2l बाई v। इसमें कंफ्यूजन होता है,
भाई ये कोऑर्डिनेट लिखे हैं, ये नहीं बोल रहे कि 12/v में बाहर निकलेगा, टोटल टाइम 12/v होगा। मान लो यहां से घड़ी देखना शुरू किए, 5 सेकंड में इन किया तो 5 सेकंड और लगेगा ना बाहर निकलने में, तो टोटल टाइम कितना हुआ 10 सेकंड। तो कोऑर्डिनेट लिखते तो यहाँ 5 तो लिखते 10 में लिखते हैं, इसलिए ऐसा लिखे। उसके बाद ये रॉड आगे बढ़ते रहेगा, इसमें कोई फ्लक्स नहीं हुआ तो फ्लक्स 0 होते रहेगा। तो इसके बाद ये ग्राफ ऐसा ही हो जाएगा, ये 5t ग्राफ। क्लियर? आपको बताना है कि 5t ग्राफ कैसा होगा। इन प्रीवियस क्वेश्चन what will be 5t graph if Gaussian surface has edge length L/2। फिर से आपको फ्लक्स टाइम ग्राफ बनाना है। अगर गॉसियन सरफेस का लेंथ L/2 ही रहा तो क्या होगा देखिए। आप चाहे तो वीडियो पॉज करके पहले खुद से सोच सकते हैं, फिर वीडियो आगे देखिएगा। देखिए हम यहाँ वापस से 5t ग्राफ बना के दिखा रहे हैं। ये रॉड आगे बढ़ेगा, बढ़ते बढ़ते ये तो लेंथ L/2 ही है, L/2 में आधा रॉड यहाँ आ चुका होगा। कितने समय में? L/2v में आधा रॉड इन कर चुका होगा। तब तक फ्लक्स बढ़ेगा, तब तक फ्लक्स बढ़ेगा जब तक आधा रॉड इन कर चुका होगा, और उस समय फ्लक्स मैक्सिमम होगा कितना? L/2v, सॉरी फ्लक्स कितना होगा? लैम्डा इंटू L/2, ये हो गया चार्ज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक, चार्ज बाय एप्सिलॉन नॉट, यही गॉस थ्योरम है। अब देखिए क्या है सिचुएशन। ये गॉसियन सरफेस है, आधा रॉड ही इसके अंदर है, और ये रॉड गॉसियन सरफेस को पूरा ऑक्युपाई कर लिया, आधा रॉड अभी भी बाहर है। मतलब अभी सिचुएशन कुछ ऐसा दिख रहा होगा। ये गॉसियन सरफेस L/2 लेंथ का, मैं इसका डायग्राम दिखा रहा हूं, और ये वो रॉड, ठीक L/2 लेंथ है, इधर भी तो रॉड है। तो क्या होगा जब अब ये बाहर निकलेगा, तो अभी इसमें चार्ज कितना है? लैम्डा इंटू L/2। चार्ज क्या होता है? लैम्डा इंटू लेंथ, लेंथ कितना L/2। अब जब ये रॉड बाहर निकलेगा तो अब सिचुएशन कुछ ऐसा दिखेगा। क्या अभी उतना ही चार्ज है या चार्ज चेंज कर गया? तो देखिए भाई अभी भी चार्ज तो लैम्डा इंटू लेंथ होता है, तो जितना लेंथ रॉड का पहले था यहां था, अभी भी उतना ही था। तो अभी फ्लक्स कांस्टेंट हो गया। कब तक ये कांस्टेंट रहेगा? जब तक ये सिचुएशन ऐसा ना हो जाए, जब तक ये L/2 पार्ट यहां ना पहुंच जाए। तो ये फ्लक्स कांस्टेंट हो जाएगा कब तक? अगले L/2v तक, अगले L/2v तक। तो अगले L/2 इसमें ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा L/2। अब इसके बाद जब रॉड निकलेगा तो अब यहाँ चार्ज घटने लगेगा, तो अब ये फ्लक्स भी घटने लगेगा, घट के 0 हो जाएगा, फिर भी कांस्टेंट हो जाएगा, 0 में ही कांस्टेंट हो जाएगा। ये फ्लक्स टाइम का ग्राफ होगा। बहुत सिंपल सा चीज है, आई होप ये समझ में आ गया होगा आपको। तो ये 5t ग्राफ नोट कीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। प्लीज नोट इट डाउन। अब हम लोग बहुत सारे मतलब कुछ 4-5 बहुत ही इंपॉर्टेंट माइन्यूट डिटेल्ड कॉन्सेप्चुअल पॉइंट्स दिखने वाले हैं। इन पॉइंट्स को बहुत अच्छे से याद रखना है, क्योंकि इनमें बड़े से बड़े स्टूडेंट को, अच्छे से अच्छे स्टूडेंट को, टीचर्स को भी कंफ्यूजन हो जाता है, इसलिए इनको बहुत अच्छे से समझिएगा। ठीक है, इसमें कंफ्यूजन होता है, इसलिए मैं बहुत अच्छे से टाइम देकर के इसको समझा रहा हूँ। बहुत अच्छे से समझिए, जो जो पॉइंट्स लिखे हैं उसको सही से याद रखिएगा, मैं उसको प्रूफ करके भी दिखा दूंगा। ठीक, सबसे पहला पॉइंट है, पहले हम लोग एक सिस्टम ले लेते हैं। मान लीजिए ये एक गॉसियन सरफेस ले ली, कैसा भी ले सकते हैं हम, सर्कुलर ले लिए हैं, स्फेरिकल, आप कैसा भी ले सकते हो, कोई उसमें यहाँ मैटर नहीं। यहाँ पे एक चार्ज लिख दिए +Q1, यहाँ पे चार्ज लिख दिए -Q2, यहाँ पे एक चार्ज ले लिए मान लीजिए +Q3, और ये मेरा क्या है? गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस। ठीक है, पॉइंट नंबर 1, पहला पॉइंट है कि अगर आपसे पूछें कि इस गॉसियन सरफेस से जो फ्लक्स होगा वो किन किन चार्ज पर डिपेंड करेगा, तो भाई गॉसियन सरफेस से जो फ्लक्स होगा, फ्लक्स थ्रू
गॉसियन सरफेस, फ्लक्स थ्रू गॉसियन सरफेस, तो क्या लिखेंगे, चार्ज इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट, तो सिर्फ इनसाइड चार्जेस पे डिपेंड करेगा, कितना हो जाएगा प्लस Q1 माइनस Q2, चार्ज इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। सो फ्लक्स थ्रू गॉसियन सरफेस डिपेंड्स only on charges present inside. Very easy point. जो फ्लक्स होता है वो किस पे डिपेंड करता है, उन्हीं चार्जेस पे जो प्रेजेंट इनसाइड है, जो कि अंदर में है। पॉइंट नंबर 2 वेरी इंपॉर्टेंट। अगर मैं इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड पूछूं, ये किस पे डिपेंड करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है किसी भी पॉइंट पर वो सारे चार्ज की वजह से डिपेंड होता है। ठीक, किस पे डिपेंड करता है, सारे चार्ज पर। इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ऑन गॉसियन सरफेस विल बी ड्यू टू ऑल चार्जेस। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो ऑल चार्जेस की वजह से होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड सारे चार्जेस की वजह से होता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। और इसमें कंफ्यूजन होता है, पहले मैं आपको कंफ्यूज करके फिर आपको समझा रहा हूं कि कंफ्यूजन कैसे होता है। हम लोग ये लिखे थे कि गॉस थ्योरम क्या कहता है, फ्लक्स इज इक्वल्स टू क्यू इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। गॉस थ्योरम क्या कहता है, फ्लक्स इज इक्वल्स टू क्यू इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। अगर हम लोग फ्लक्स को ऐसे भी लिखे थे, इंटीग्रेशन E डॉट ds इज इक्वल्स टू क्यू इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट, तो आप इस फॉर्मूले को देख के कहेंगे कि सर इसमें तो यहां क्यू इनक्लोज्ड ही पे डिपेंड कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड। ये फॉर्मूला हमेशा नहीं लगा सकते। गॉस थ्योरम, ये फॉर्मूला मतलब इक्वेशन तो वैलिड ऑलवेज है, ये वैलिड क्या है, ऑलवेज होता है, क्योंकि बहुत इंटीग्रेट करना पड़ता है, लेकिन एप्लीकेबल, ये एप्लीकेबल बहुत कम जगह होता है। एप्लीकेबल समवेयर। गॉस थ्योरम जो है ये वैलिड सब जगह होता है, लेकिन एप्लीकेबल कुछ ही जगह होता है। क्या यहां गॉस थ्योरम लगा सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, वैलिड है, लेकिन क्या अप्लाई कर सकते हैं, नहीं। गॉस थ्योरम सिमेट्रिकल सिस्टम में अप्लाई कर सकते हैं। ये जो सिस्टम है ये सिमेट्रिकल नहीं है। अब ये जो पार्ट है कि इलेक्ट्रिक फील्ड सारे चार्जेस पे डिपेंड करता है, ये मैं आपको प्रूफ करके दिखाऊंगा, ये मैं आपको प्रूफ करके दिखाऊंगा। ठीक, इसको ऐसे प्रूफ कर सकते हैं, बहुत बार प्रूफ करेंगे इसको। अभी अगले लेक्चर में जब हम लोग एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम करेंगे तो वहां भी प्रूफ करके दिखाऊंगा, लेकिन एक हमको याद है जो कि आप ऑलरेडी पढ़े, तो वो मैं आपको दिखाता हूं। देखिए, हम लोग डायपोल पढ़े थे ना। अब मैं कहूं देखो कि ये एक प्लस क्यू चार्ज है और ये एक माइनस क्यू चार्ज है, तो ये डायपोल है, और मैं यहां पे एक गॉसियन सरफेस ले लूं, ये एक गॉसियन सरफेस है। ठीक, अभी बताइए इस गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज इनक्लोज कितना है, क्यू इनक्लोज टू 0 है। लेकिन अगर मैं पूछूं कि इस पॉइंट पर फील्ड कितना है, या इस पॉइंट पे छोड़िए, कहीं भी, मतलब वहां भी पूछ सकते थे, यहां पूछ रहे हैं इस पॉइंट पे, गॉसियन सरफेस के इस पॉइंट पर फील्ड है कि नहीं है, तो आप कहेंगे ऑब्वियस सी बात है, ये तो सर डायपोल का एक्सियल पॉइंट है। इनफैक्ट डायपोल में तो कहीं भी इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं होता, तो यहां भी इलेक्ट्रिक फील्ड तो है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ इनसाइड वाले चार्जेस पे डिपेंड करता, तो क्योंकि चार्ज 0 था इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड भी 0 होता, लेकिन 0 नहीं है। इसका मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ इनसाइड नहीं, इनसाइड के साथ साथ आउटसाइड चार्जेस की वजह से भी होता है। तो गॉसियन सरफेस से जो फ्लक्स होता है वो सिर्फ इनसाइड चार्ज पे डिपेंड करता है, लेकिन जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो सारे चार्जेस की वजह से होता है, चाहे वो इनसाइड हो चाहे वो आउटसाइड हो। पॉइंट नंबर 3, इफ वी डिस्प्लेस a charge present inside or outside slightly। हमने क्या किया, एक चार्ज है, वो चाहे अंदर हो चाहे बाहर, मान लो इसको थोड़ा सा स्लाइटली डिस्प्लेस कर दिया, यहां से यहां लाते हैं। स्लाइटली डिस्प्लेस का मतलब कि ये अभी भी गॉसियन सरफेस के अंदर है, अंदर वाला अंदर ही है, बाहर वाला बाहर ही है।
अगर मैं इसको यहां से डिस्प्लेस करके यहां लेते हूं तो क्या इससे फ्लक्स चेंज करेगा? नहीं, क्योंकि फ्लक्स क्या होता है? चार्ज इनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट, और चार्ज मैग्नीट्यूड लेना होता है खाली, तो कहीं मेरे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो फ्लक्स विल नॉट चेंज, फ्लक्स विल नॉट चेंज, फ्लक्स जो होगा वो चेंज नहीं करेगा। क्लियर? लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पॉइंट पर चेंज कर जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। भाई ये अगर मैं गॉस थ्योरम नहीं पढ़ा हूं आपको, ये जो गॉसियन सरफेस है तो इमेजिनरी है ना, ये चीज तो इमेजिनरी है। अब बोल जाइए गॉस थ्योरम, नॉर्मल इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पता है, ये Q1 है, ये -Q2, ये Q3 है। मैं पूछूं बताओ इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो भाई आप इसके वजह से भी लिखोगे इस तरह से, पॉजिटिव से दूर, इस पॉजिटिव से दूर, निगेटिव की तरफ ऐसे तीन लिखेंगे, तीनों का वेक्टर सम कर देंगे। अगर इस चार्ज को यहां से यहां कर दे, बाकी तो एज इट इज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे सेम रहेगा? चेंज कर जाएगा ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड, हाउएवर इलेक्ट्रिक फील्ड विल चेंज। ठीक, आखिरी पॉइंट बहुत ध्यान से सुनिएगा। मेरा मन है कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड को मुझे निकालना है। अब यहां तो नहीं निकाल सकते, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसको तो हम नहीं निकाल सकते यहां पे, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लेकिन मुझे निकालना है गॉस थ्योरम के हेल्प से। तो मैं ये इक्वेशन लगाऊंगा, टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड यूजिंग गॉस थ्योरम। टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड यूजिंग गॉस थ्योरम मुझे ये इक्वेशन लगाना पड़ेगा। इस इक्वेशन में ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो किसकी वजह से आएगा? टोटल चार्जेस की वजह से। टोटल चार्जेस मतलब ड्यू टू ऑल चार्जेस, ड्यू टू ऑल चार्जेस, चाहे वो अंदर हो चाहे वो बाहर हो। जब हम लोग इस इक्वेशन को लगाएंगे, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा ये ऑल चार्जेस की तरफ से आएगा, सब ड्यू टू ऑल चार्जेस, चाहे वो अंदर हो चाहे वो बाहर हो। लेकिन निकालते वक्त यहां क्यू इनक्लोज भी लिखेंगे, निकालते वक्त यहां हम लोग क्यू इनक्लोज भी लिखेंगे। ये जो क्यू इनक्लोज लिखेंगे वो क्या होगा? बस वही चार्ज होगा जो चार्ज इस गॉसियन सरफेस के अंदर है। चार्जेस प्रेजेंट इनसाइड द गॉसियन सरफेस। Confused? Don't be. There is no need to confusion. Just remember, फ्लक्स जो होता है वो सिर्फ इनसाइड चार्ज पे डिपेंड करता है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ऑल चार्जेस होता है। ऐसा थोड़ी होगा कि बाहर वाले की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा। ये पांचों पॉइंट याद रखना है। अगले लेक्चर में जब हम लोग प्रूफ वगैरह करेंगे, एप्लीकेशन देखेंगे, तो वहां मैं इस पॉइंट को वापस से आपको दिखाऊंगा कि देखिए हम लोग सिर्फ चार्ज इनक्लोज लिख रहे हैं, जो चार्ज अंदर है वही लिख रहे हैं, गॉस थ्योरम लगा रहे हैं, लेकिन जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है वो सारे चार्जेस की वजह से आ रहा है, चाहे वो अंदर हो चाहे वो बाहर हो। ठीक, तो ये पॉइंट्स याद रखते, क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। 4 पॉइंट लिखे हम लोग। पहला पॉइंट क्या? फ्लक्स डिपेंड्स ओनली ऑन चार्जेस प्रेजेंट इनसाइड द गॉसियन सरफेस। इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड्स ऑन ऑल द चार्जेस आइदर प्रेजेंट इनसाइड और प्रेजेंट आउटसाइड। इस पे आईआईटी ने सवाल पूछा, ये वाला सवाल आईआईटी में आया हुआ है, ये आपके पैकेज का सवाल है। ये Q1 -Q2 Q3 दिया हुआ था, पूछा था इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड किसके किसके वजह से होगा, तो तीनों की वजह से होगा। फ्लक्स किसके किसके वजह से होगा इस गॉसियन सरफेस से? सिर्फ इनसाइड वाले की वजह से। क्लियर? तीसरा कि अगर किसी चार्ज को ताकि वो चाहे वो अंदर हो चाहे बाहर हो स्लाइटली डिस्प्लेस कर दे, फ्लक्स चेंज नहीं करेगा लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज कर जाएगा। और फोर्थ पॉइंट कि ये जो फॉर्मूला है इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड जो कैलकुलेट होकर आता है वो हर एक टोटल चार्ज की वजह से आता है, चाहे वो अंदर हो चाहे वो बाहर हो, लेकिन उसको कैलकुलेट करने के लिए जो क्यू इनक्लोज लिखते हैं वो सिर्फ और सिर्फ इनसाइड वाला चार्ज होता है। अब ये कैसे आ जाता है ये हम लोग अगली क्लास में प्रूफ करके एक एग्जांपल से सीखेंगे, राइट? So this concludes our 34th lecture of electrostatics. Thank you for being with us. Have a great day.